नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी की क्लास में लेकर के आया हूँ, जिसमें दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, यानी कि ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है 2023-24 सत्र का डीडीयू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। ऐसे विद्यार्थी जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से हैं या आप किसी अदर विश्वविद्यालय से हैं, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, या आपका MJPRU बरेली विश्वविद्यालय हो, या आप आगरा यूनिवर्सिटी से हों, कानपुर विश्वविद्यालय से हों, या आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय से हों, माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय से हों, जहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एग्ज़ाम्स होते हैं, लगभग सभी यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स होने हैं दोस्तों, उन सभी के MCQ पैटर्न पर ही होने हैं। तो आप सभी के लिए हमारी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अब बात कर लेते हैं जूलॉजी की। तो सेकंड सेमेस्टर में जो आप लोग जूलॉजी पढ़ेंगे उसका पेपर टाइटल है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है, ठीक है। अब चलेंगे हम इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने की तरफ। आप सभी लोग आज तक बने रहेगा हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न जिसमें है कि व्हाट इज़ द नेट गेन ऑफ ATP ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलने के दौरान ATP का शुद्ध लाभ क्या है। तो ATP का जो शुद्ध लाभ होता है वो 2 ATP होता है, लेकिन अगर बात करें ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलने के दौरान टोटल 4 ATP होते हैं, ठीक है। 2 इसमें से खर्च हो जाते हैं, 2 बच जाते हैं, यानी कि शुद्ध लाभ जो बचेगा वो 2 ATP बचेगा। तो यहाँ पर आप आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए पर करेक्ट उत्तर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय तंत्र का कार्य नहीं है। अगला ऑप्शन दिया गया है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, दूसरा ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ स्केलेटन, सी ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, डी ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ प्रेस्ट्यूर। तो यानी कि आसन का रखरखाव जिसे हिंदी में कहते हैं। तो दोस्तों इनमें से क्या पूछा गया था, पेशीय तंत्र का कार्य कौन सा नहीं है। तो इनमें से रक्तचाप का नियमन, देखिए रक्तचाप का नियमन जो है ये पेशीय तंत्र का कार्य नहीं है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। बाकी शरीर में गर्मी का उत्पादन, कंकाल की गति, आसन का रखरखाव, ये सभी पेशीय तंत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि मांसपेशियां गति, आसन, ऊष्मा बनाती हैं। रक्तचाप मुख्यतः हृदय व रक्त वाहिनियों को नियंत्रित करता है। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, जिसमें है कि द को एंजाइम सी साह एंजाइम, को एंजाइम को हिंदी में साह एंजाइम कहते हैं। तो कितने से पूछा गया इनमें से कौन सा साह एंजाइम है। पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है, ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, प्राय एक धातु, बी ऑप्शन है प्राय एक विटामिन, सी ऑप्शन है हमेशा एक प्रोटीन, और डी ऑप्शन है इसमें कि सदैव अकार्बनिक यौगिक। तो जो को एंजाइम है वो एक विटामिन है, ठीक है। एक विटामिन जो होता है, अधिकांश को एंजाइम विटामिन से ही बनते हैं, ठीक है। तो हम कौन से ऑप्शन पर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ओके, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन। द को एंजाइम इज ऑप्शन ए विटामिन। ओके, राइट उत्तर क्या है, बी वाला आपका। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4, चौथा क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है द जनरल मैकेनिज्म इज एन एंजाइम एक्ट बाय। सामान्यतः तंत्र यह है कि एक एंजाइम कार्य करता है। पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया संक्रियण ऊर्जा को कम करना, बी ऑप्शन है संक्रियण ऊर्जा को बढ़ाना, ऑप्शन सी है जिसमें दिया गया है pH का मान कम करना, और डी ऑप्शन है pH मान बढ़ाना। तो आपको बता दें एंजाइम का जो कार्य है वह है संक्रियण ऊर्जा कम करना, क्योंकि एंजाइम अभिक्रिया की गति बढ़ाने हेतु एक्टिवेशन एनर्जी घटा देते हैं, ठीक है। इसीलिए संक्रियण ऊर्जा का कम करना एंजाइम का सामान्य कार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5, और 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जाइमोजेन और प्रो एंजाइम जाइमोजेन और प्रो एंजाइम हैं, एक मॉड्यूलेटर है, या एक विटामिन है, या एंजाइम अग्रदूत हैं, या फिर ये हार्मोन है। तो आपको बता दें जाइमोजेन और प्रो एंजाइम ये क्या है, एक एंजाइम का प्रारूप है। ये क्या है, ये एंजाइम का प्रारूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा, एंजाइम प्रेसिपिटेट। ओके, चलो
तो अब जब भी प्रश्न आए कि जाइमोजेन और प्रो एंजाइम क्या है, तो आप एंजाइम अग्रदूत लगाएंगे। एंजाइम के जो है एंजाइम के मुख्य प्रारूप होते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जिसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लाइकोप्रोटीन का उदाहरण है। ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है लेस्थिन, ऑप्शन सी है म्यूसिन और डी ऑप्शन है कैसिन। तो आपको बता दें कि ग्लाइकोप्रोटीन का इनमें से जो एक अच्छा उदाहरण है वो है म्यूसिन, क्योंकि इसमें प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन में क्या जुड़े होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन की अगर बात करें तो इसमें म्यूसिन, ये उदाहरण किसका है, म्यूसिन का। और म्यूसिन में क्या होते हैं, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं। इसीलिए आंसर हम कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पर राइट उत्तर आप लगाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, 7वां क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ मसल्स फैटिग्यू ऑकर्स ड्यू टू द एसिमुलेशन ऑफ एसिड लैक्टिक एसिड, यानी लैक्टिक एसिड के संचयन के कारण किस प्रकार की मांसपेशी थकान होती है। पहला ऑप्शन ए जिसमें है केंद्रीय थकान, बी है परिधीय थकान, सी ऑप्शन है तीव्र थकान और डी दिया गया है अत्यंत थकावट। तो इनमें से जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी तीव्र थकान। लैक्टिक एसिड के संचयन के कारण तीव्र थकान की मांसपेशी थकान होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी एक्यूट और फैटिग्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 8, 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की उपस्थिति की पुष्टि के लिए वेनेडिक अभिकर्मक परीक्षण आयोजित किया जाता है। वेनेडिक रेजन टेस्ट इज ए कंडक्ट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ पॉलीसैकेराइड या फिर लिपिड्स या रेड्यूसिंग शुगर, और ऑप्शन डी कह रहा है कि प्रोटीन। तो याद रखेंगे कि जो वेनेडिक अभिकर्मक है, वेनेडिक परीक्षण के लिए अपचायक शर्करा, यानी कि अपचायक शर्करा मतलब रेड्यूसिंग शुगर। ठीक है, रेड्यूसिंग शुगर का अभिकर्मक आयोजित किया जाता है किसमें, निम्नलिखित उपस्थिति की पुष्टि के लिए वेनेडिक अभिकर्मक। तो रेड्यूसिंग शुगर की उपस्थिति की पुष्टि के लिए हम वेनेडिक अभिकर्मक परीक्षण का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसमें सी सही उत्तर हो जाएगा रेड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज की रेड्यूसिंग शुगर की, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जैसी रेड्यूसिंग जो शुगर होती है उनकी पहचान कौन करता है, वेनेडिक परीक्षण के द्वारा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 9, 9 नंबर क्वेश्चन है कि क्या पूछा गया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मूथ मसल्स। निम्नलिखित में से कौन सी चिकनी पेशी की विशेषता नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा गया, विशेषता नहीं पूछी गई, विशेषता नहीं पूछी गई है, किसकी, चिकनी पेशी की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन ए अनैच्छिक नियंत्रण, अनैच्छिक नियंत्रण। ठीक है, तो क्या यह स्मूथ मसल्स की विशेषता नहीं है, तो बिल्कुल है। अनैच्छिक नियंत्रण ये चिकनी पेशी की विशेषता है। इसमें धारीदार जो बनावट है या धारीदार जो उपस्थिति है ये चिकनी पेशी की विशेषता नहीं है, इसलिए इसमें ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 10, जिसमें क्वेश्चन है दोस्तों, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर्स इन। फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार 2021 सत्र से लेकर के 2025 सत्र तक सभी यूनिवर्सिटी का एक कॉमन क्वेश्चन है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर्स इन। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया प्राक्सीसोम, बी ऑप्शन है प्राक्सीसोम और माइट्रोकांडिया, सी ऑप्शन है माइट्रोकांडिया और डी ऑप्शन कह रहा है प्राक्सीसोम, माइट्रोकांडिया और ER। तो दोस्तों इसमें जो राइट उत्तर आपका हो जाएगा प्राक्सीसोम और माइट्रोकांडिया। ठीक है, क्योंकि दोनों में फैटी एसिड का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो हम कौन से ऑप्शन पर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 प्राक्सीसोम और माइट्रोकांडिया, इसमें बीटा ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 11, और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन इज द फेवरियस प्रोटीन। कौन सा रेशेदार प्रोटीन है। रेशेदार प्रोटीन यहाँ पर आपको बताना है, तो इसमें सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है कोलेजन का। कोलेजन क्या है, एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन है, इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट एविडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज।
कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला लिपिड कौन सा है? पहला ऑप्शन ए इसमें कोलेस्ट्रॉल, बी ऑप्शन दिया गया फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन सी आपका प्रोटीन और डी है ट्राइग्लिसराइड। तो इनमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फॉस्फोलिपिड, क्योंकि झिल्ली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर, और 13 नंबर क्वेश्चन है कि मोस्ट एविडेंट वाटर इनसॉल्युबल पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट सेल वॉल इज। पादप कोशिका भित्ति में सबसे प्रचुर मात्रा में पानी में घुलनशील पॉलीसैकेराइड कौन सा है? पहला ऑप्शन ए जिसमें सेलुलोज, बी है हेमीसेलुलोज, सी है पैक्टिन और डी दिया गया है लिग्निन। तो दोस्तों इसमें याद रखेंगे जो आपका सही उत्तर है वो है जाएगा सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज जो है ये पादप कोशिका भित्ति में सबसे प्रचुर मात्रा में पानी में अघुलनशील है। ठीक है, घुलनशील नहीं है, अघुलनशील है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? सेलुलोज। पादप कोशिका भित्ति की सबसे अधिक अघुलनशील बहु शर्करा कौन सी है? तो सेलुलोज आप लगाएंगे। ठीक, नंबर 14 आपका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लैक्टोज चयापचय में शामिल नहीं है? तो ग्लैक्टोज चयापचय में जो सम्मिलित होता है वो ग्लूकोकिनेज सम्मिलित होता है। माफ कीजिएगा, ग्लैक्टोकिनेज ये इसमें सम्मिलित होता है, इनमें ग्लूकोकाइन जो किनेज है ये सम्मिलित नहीं होता है। इसमें से आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है? चयापचय में शामिल नहीं है, तो कौन नहीं शामिल है? ग्लूकोकिनेज शामिल नहीं है, बाकी ग्लैक्टोकाइनेज शामिल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ग्लैक्टोकिनेज ये शामिल है किसमें? एंजाइम ग्लैक्टो चयापचय में, लेकिन ग्लूकोकिनेज ये शामिल नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 15। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्लाइकोलाइसिस में दर सीमित चरण के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन ये है एनोलेज, बी ऑप्शन है फास्फोफ्रक्टोज काइनेज, और ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया गया है फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, ऑप्शन नंबर डी है ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट और डिहाइड्रोजनेज। तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फास्फोफ्रक्टोज काइनेज। ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस में दर सीमित चरण के रूप में जाना जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, और इसमें पूछा गया है कि ग्लाइकोजेनोलिसिस में एड्रिनल की किस एंजाइम पर कार्य करता है? ये किस एंजाइम पर कार्य करता है? तो ये दोस्तों कार्य करता है फास्फोराइलेज पर कार्य करता है, इसलिए इसमें आपका सी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक है? क्लोराइड शिफ्ट इज इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो ये दोस्तों किसके ट्रांसपोर्ट के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए सहायक होता है। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट किसके लिए होता है? तो क्लोराइड शिफ्ट के माफ कीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए क्लोराइड शिफ्ट आवश्यक होता है, इसलिए आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी पर राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 18, जिसमें है मायोसिन हृदय निम्नलिखित में से किसमें अधिक मौजूद होता है? तो ये जो मौजूद होता है सबसे अधिक वो ल्यूमुलस में सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि धमनियों की दीवार का मोटा होना क्या कहलाता है? तो जब धमनियों की जो दीवार है वो मोटी हो जाती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टेरियो स्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धमनी काठिन्य। ओके, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट के तौर पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20,
और 20 नंबर क्वेश्चन है QRST किससे संबंधित है। QRST ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों किससे, वेंट्रिकुलर संकुचन विध्रुवण से। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर संकुचन इसको डिपोलराइजेशन भी बोलते हैं, और ये ईसीजी और QRS कॉम्प्लेक्स निलय में संकुचन को दर्शाता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 21 जिसमें पूछा गया है, इन ए कार्डियक साइकिल डाइएस्टोलेट इज, हृदय चक्र में डायस्टोल क्या है। हृदय चक्र में डायस्टोल क्या है, तो दोस्तों याद रखेंगे संकुचन के बाद विश्राम की जो अवधि होती है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका हृदय के संकुचन के बाद विश्राम की अवधि, इसको हृदय चक्र में डायस्टोल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22, और 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट उत्पाद है जो गुर्दे द्वारा उत्सर्जित होता है। तो गुर्दे द्वारा जो उत्सर्जित होता है अपशिष्ट पदार्थ, उसको यूरिया बोलते हैं। ठीक है, यूरिया जो होता है वो एक प्रकार का अपशिष्ट उत्पाद है जो गुर्दे द्वारा उत्सर्जित होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23, और 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिसंचरण तंत्र में कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती है। पहला ऑप्शन है नस, वी से बीज बोलते हैं, बी है धमनी, सी है कोशिका, और डी दिया गया है वीना कावा। तो यहाँ पर जो आपका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा धमनी। ठीक है, परिसंचरण तंत्र में कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती है, तो वो धमनी ले जाती है, आर्टरी ले जाती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण और उत्सर्जन में लसिका तंत्र का कार्य है। तो लसिका तंत्र का जो कार्य है दोस्तों वो है संक्रमण से लड़ना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 25, और 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि मूत्र नलिका में प्रभावी निस्पंदन दाब जिसे EFP बोलते हैं, ये है 75 mmHg के बराबर है या 10 mmHg। तो यहाँ पर 10 mmHg हो जाएगा राइट उत्तर, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, जब भी पूछा जाए कि मूत्र नालिका में प्रभावी निस्पंदन दाब EFP है तो 10 mmHg। ओके, क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द स्प्लीन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र में प्लीहा का कार्य है। तो प्लीहा का कार्य क्या है दोस्तों, याद रखेंगे प्लीहा का कार्य है रक्त को फिल्टर करना और पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को हटाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, रक्त को फिल्टर करना और पुरानी लाल रक्त को हटाना। ये कार्य किसका है, ये प्लीहा का कार्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27, और 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र के माध्यम से उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ हैं या उत्पाद हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्ट प्रोडक्ट एक्सट्रैक्टेड थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला ऑप्शन जिसमें ए है यूरिया, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी आपका शर्करा, और डी है सोडियम। तो इनमें से राइट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान CO2 गैस बाहर निकाली जाती है और यही अपशिष्ट उत्पाद है। ठीक है, तो हम कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पर। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28 जिसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मुंह में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है अमाइलेज। यहाँ पर जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अमाइलेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लार में उपस्थित अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है और यही कार्बोहाइड्रेट है। ओके, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि इन विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डज नॉट मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर। पाचन तंत्र के किस भाग में पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे हमेशा ये छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं
प्रश्न नंबर आपका है 30 और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र में उन अंगों का सही क्रम है जिनसे होकर भोजन गुजरता है। दोस्तों सबसे पहले ये ग्रास नली में जाता है, फिर पेट में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है और फिर छोटी आंत में जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31, ध्यान दीजिएगा 31 नंबर क्वेश्चन को, जिसमें पूछा गया है कि लैक्टोज इज कंपोस्ट ऑफ लैक्टोज निम्नलिखित में से बना है। लैक्टोज किन से मिलकर के बना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों लैक्टोज जो बना है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर के बना है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 32 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया है एक फैटी एसिड असंतृप्त है इसमें मौजूद होता है। ए फैटी एसिड इज अनसैचुरेटेड इफ इट कंटेन, तो ये क्या कंटेन करता है, ये डबल बॉन्ड द्विबंध कंटेन करता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होता है, क्योंकि असंतृप्त फैटी एसिड में एक या अधिक डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना किसके द्वारा स्थिर होती है। तो ये जो संरचना है दोस्तों ये किसके द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा स्थिर होती है। ऑप्शन 20 में आपका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट ये हाइड्रोजन बंध में स्थिर होते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34, जिसमें पूछा गया है द टाइप्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज, डीएनए में मौजूद शर्करा का प्रकार है। तो डीएनए में जो शर्करा मौजूद होती है उसका प्रकार क्या है, वो पेक्टोज के रूप में, ठीक है, पेंटोज के रूप में उपस्थित होती है। ठीक है, इसमें 5 कार्बन शर्करा होती है। डीएनए के डायऑक्सीराइबोज में 5 कार्बन शर्करा होती है, जिसको हम पेंटोज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें राइट उत्तर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 35, जिसमें पूछा गया है इन मैमेलियन कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोरेज एट, स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार संग्रहित होते हैं। तो बात करें अगर स्तनधारियों की, तो स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट जो संग्रहित होता है वो यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36 और 36 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है प्रश्न द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बोहाइड्रेट मसल्स मॉलिक्यूल्स इज, 2 कार्बोहाइड्रेट अणुओं के बीच मौजूद जो बंध होता है वो कौन सा होता है, तो ग्लाइकोसिडिक बंध उपस्थित होता है। ठीक है, 2 कार्बोहाइड्रेट अणुओं के बीच में जो मौजूदा बंध होता है उसको ग्लाइकोसिडिक बंध बोलते हैं। ऑप्शन सी में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द सर्कुलर रेस्पिरेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय श्वसन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है। तो उत्पन्न जो अपशिष्ट उत्पाद है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि श्वसन क्रिया के अंतर्गत हम जो छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट को छोड़ते हैं, तो यही आपका अपशिष्ट उत्पाद होगा। ओके, ऑप्शन 20 में राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 38, ध्यान दीजिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा गया है, प्रश्न इसमें है कि श्वसन के दौरान डायाफ्राम का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। डायाफ्राम का क्या पूछा गया है, प्राथमिक कार्य पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में आपका क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए जिसमें है कि फेफड़ों में रक्त पंप करता है। ठीक है, बी है सांस लेने में सुविधा के लिए संकुचन और विश्राम, ऑप्शन सी है हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करना, और डी दिया गया भोजन कणों को तोड़ना। चलिए जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांस लेने में सुविधा के लिए संकुचन और विश्राम। ठीक है, यही आपका इसमें राइट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 39, ध्यान दीजिएगा 39 नंबर क्वेश्चन को, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है 39 नंबर में दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है कि कौन सी रक्त वाहिका शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को परिसंचरण तंत्र में वापस हृदय तक ले जाती है। आपके ऑप्शन है ए धमनी, बी है नस, सी ऑप्शन है कोशिका, और डी है फेफड़े की धमनी, जिसे फेफड़े की आर्टनरी बोलते हैं। चलिए उत्तर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा।
जल्दी से आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप सबके कमेंट का वेट करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सब दें। चलिए मैं ही बता देता हूं, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डाई ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर से हृदय तक जो ले जाता है उसको वीन बोलते हैं, यानी सिरा बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वीन यानी कि नस, ये नस का कार्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40 और इसमें पूछा गया है कि तनाव और उत्तेजन के प्रति शरीर के प्रतिक्रिया को विनियमित करने के लिए जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है जो जिम्मेदार है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कार्टिसोल, बी है इपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी है इंसुलिन और डी है वृद्धि हार्मोन। तो राइट उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्टिसोल। कार्टिसोल जो है ये राइट उत्तर है आपका। तनाव और उत्तेजन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को विनियमित करने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है वो कार्टिसोल है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर है 41 और इसमें पूछा गया है कि कौन सा संयोजी ऊतक व्यक्तिगत मांसपेशी फाइबर को घेरता है। तो व्यक्तिगत मांसपेशी फाइबर को जो घेरता है वो कौन सा है? वो है एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम ये किसको घेरता है? ध्यान देंगे, ये एंडोमाइसियम प्रत्येक मांसपेशी तंतु को अलग अलग घेरता है। ठीक है, तो हम कौन सा आंसर टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर आपका 42 और इसमें पूछा गया प्रश्न कि रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। दोस्तों याद रखेंगे, रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जिम्मेदार है रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने के लिए, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43 जिसमें पूछा गया है कि विच एंडोसाइनिन ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि प्यूटिटरी ग्लैंड, प्यूटिटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। पीयूष ग्रंथि आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 44 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया प्रश्न क्या कि शरीर में कार्टिसोल का प्राथमिक कार्य क्या है। तो कार्टिसोल का जो प्राथमिक कार्य है शरीर में वो क्या है? तो तनाव प्रक्रिया का नियमन करना। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आंसर सी आपका राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 45, ध्यान दीजिएगा 45 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि लाल रक्त कोशिका उत्पादन का उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेरोटोनिन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। पहला ऑप्शन जिसमें इंसुलिन है, बी है आपका थायरॉक्सिन, सी है एरिथ्रोपोइटिन और डी ऑप्शन दिया गया कार्टिसोल। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा एरिथ्रोपोइटिन। ऑप्शन नंबर आपका सी में राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 46 और इसमें पूछा गया है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड स्लीप वेक साइकिल। यानी कि कौन सा हार्मोन शरीर के सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये कौन जिम्मेदार है दोस्तों? ये जिम्मेदार है आपका मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये शरीर में सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर आपका 47 और इसमें है कि कौन सा हार्मोन अजबरिक ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है और शरीर में नमक और पानी के संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो आपका ऑप्शन इसमें दिया गया है ए, जिसमें है कार्टिसोल, बी है एल्डोस्टेरोन, सी ऑप्शन है एपिनेफ्रिन और डी दिया गया है नोर एपेनेफ। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्डोस्टेरोन। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 48 और 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार है। तो उत्तेजित करने के लिए जो जिम्मेदार है वो थायराइड। ठीक है, वो थायराइड है जो उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी में राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 49
जिसमें पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन पुरुष यौन विशेषताओं के विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन जिसमें है एस्ट्रोजन, बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी है टेस्टोस्टेरॉन और डी है उप उत्तेजित हार्मोन। ठीक है, तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो है ये पुरुष हार्मोन्स या यौन विशेषताओं के विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन सी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय चक्र की समावधि है लगभग। तो हृदय चक्र की जो समावधि है वो 0.8 सेकेंड है। कितनी है? 0.8 सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये DDU का क्वेश्चन पेपर था जिसमें टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं MCQ मोड में। जो पेपर होता है वो 75 नंबर का होता है DDU में। ठीक है, और लगभग विश्वविद्यालय में 75 नंबर के ही कराए जाते हैं, कुछ विश्वविद्यालय में 100 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो वो आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो वीडियोस आएगी वो 100+ क्वेश्चंस की आएगी, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड कल लेकर के हम आएंगे सेम इसी टाइम पर। ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे निवेदन है वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।